नमस्कार दोस्तों, और मेरा नाम है कौशल कुमार और आप देख रहे हैं एसीसी एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, हम कर रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का। हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो दोस्तों, इसके हमने 2 पार्ट पहले करा दिए हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और जल्दी से जल्दी, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से यार लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं थोड़ा जनसंख्या के वितरण से संबंधित मैपिंग का पोर्शन, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कि हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व के आधार पर पूरे विश्व को 3 कैटेगरी में बांटा था। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से जनसंख्या के सर्वाधिक हमारी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं और मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि विरल या निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ आप इन को भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डिनोट कर रखा है कि जो हमारे पूरे विश्व के अंदर ब्लैक से हमने कर रखे हैं, जहां जहां आपको ब्लैक दिखाई देगा, डार्क ब्लैक दिखाई देगा, है ना, वो हमारे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ आपको ये जो लाइन दिखाई देंगी, है ना, ये हमने जो लाइनें कर रखी है रेड कलर से, ये मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, जहां हमने कुछ भी नहीं है, वो जो व्हाइट कलर हमने छोड़ रखा है, ब्लैंक छोड़ रखा है, इसका मतलब वहां पर निम्न जनसंख्या निवास करती है और ये हमारे निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले बताते हैं, आपको याद होगा जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमने 3 भागों में जनसंख्या के वितरण को या क्षेत्रों को डिवाइड किया था। और सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर याद हो तो हमने आपको बताया था कि जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, और यहाँ पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, ये भी हमने आपको बताया था। तो ऐसे क्षेत्र मानसूनी एशिया, तो एशिया के ये पूरे पार्ट आप देख सकते हैं, ये एशिया का भाग आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक ये एशिया का ही भाग है, ये पूरा का पूरा ये एशिया का भाग है। और एशिया में सबसे जो ज्यादा प्रभावित है वो ये है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व हमारा सर्वाधिक पाया जाता है क्योंकि ये मानसूनी क्षेत्र है। और आपको पता है जनसंख्या सबसे अधिक वही निवास करती है जहां पर उसके रहने अनुकूल भौतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां होती हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या पूरे विश्व की सर्वाधिक पाई जाती है। यानी कि इन क्षेत्रों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या ये बात आपको क्लियर है? इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आए, एशिया के अलावा यहाँ पर आए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, है ना, ये हमारा उत्तर पूर्वी क्या है, सॉरी, ये हमारा उत्तर पूर्वी हमारा अमेरिका है। उत्तर पूर्वी अमेरिका के ये तटीय क्षेत्र है। इसकी अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, एक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम यूरोप की बात करें, उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात करें, तो आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप में हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपको मैंने 3 एरिया बताए दोस्तों। एशिया का जो मानसूनी एरिया है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये ब्लैक से, ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो ब्लैक से है, इसमें हमारा पूरा लगभग भारत भी आता है, आधे से ज्यादा क्षेत्र तो। और ये हमारा सारा का सारा एशिया का भाग आता है। इसके बाद मैंने उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात करी, तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। और हमारे ये जो अमेरिका के तटीय क्षेत्र हैं, उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हमारा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो क्या दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया है कि जहां सर्वाधिक विश्व के अंदर जनसंख्या घनत्व है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? क्या आपको ये बात क्लियर हुई? चलिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र में एशिया, चीन, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, नॉर्वे और स्वीडन आता है। तो अगर आप जो दोस्तों देखना चाहते हैं तो एशिया के अंदर आप ये देख सकते हैं, जितना भी हमने रेड मार्क किया हुआ है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये जितना भी रेड मार्क एरिया है, ये सारा का सारा हमारा एशिया का है। और इस एशिया के अंदर भी अगर हम बात करें भारत और चीन की, तो यहाँ पर हमारे मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें
आगे अफ्रीका की, तो अफ्रीका भी लगभग ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरा का पूरा क्या है, अफ्रीका भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारा जनसंख्या कैसी पाई जाती है, जनसंख्या हमारी मध्यम जनसंख्या पाई जाती है, मध्यम जनसंख्या पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम मेडागास्कर की बात करें तो ये मेडागास्कर हमने छोड़ दिया है, तो इसको भी आप कर लीजिए कि जो मेडागास्कर है ये भी हम अफ्रीका का ही एक छोटा सा द्वीप है, हालांकि यह अफ्रीका का ही भाग था और अफ्रीका से अब ये क्या हो चुका है, अलग हो चुका है दोस्तों। अफ्रीका से क्या हो गया है, अलग हो चुका है। तो इसका जो तटीय क्षेत्र है ये भी हमारा मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का भी काफी सारा पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा क्या है, मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यूरोप का भी मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र बहुत सारा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की और दक्षिणी अमेरिका के भागों की, तो यहाँ पर भी हमारा मध्यम जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पर भी हमारा मध्यम जनसंख्या पाई जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें विरल जनसंख्या, तो आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर अगर आप जाएंगे ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे अगर आप आएंगे तो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों। तो यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल विरल पाई जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम यहाँ से ये पूरा का पूरा एरिया लेके जाएंगे ना, ये पूरा का पूरा एरिया जाएगा तो हमारा भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है, इसमें ज्यादातर भाग अफ्रीका का आता है, अफ्रीका का आता है भूमध्य रेखा के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों ये एरिया भी हमारा आता है दक्षिण अमेरिका का इसमें, और ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा सा भाग आता है, यानी कि वहीं के आसपास के क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है खाली खाली स्थान, यहाँ विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहां ठंडे मरुस्थल या फिर आपका गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं, तो वहां पर भी, हाँ जी हाँ, यहाँ पर भी आपका क्या है, ये आप जो देख रहे हैं ना ये एरिया, ये भी हमारा विरल जनसंख्या वाले हैं। और इसके साथ साथ ग्रीनलैंड की बात करें तो ये भी हमारा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। रूस के क्षेत्र की बात करें तो रूस का ज्यादातर क्षेत्र विरल जनसंख्या के अंदर आता है। क्या दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो गई है कि किस प्रकार से पूरे विश्व को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र और निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो ये पूरे विश्व को हमने 3 भागों में आपको बांटने की और बताने की कोशिश करी थी कि कैसे हमारा विश्व की जनसंख्या का जो घनत्व है वो 3 भागों में डिवाइड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और आपका मैपिंग से संबंधित जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन के नजरिए से, बोर्ड के नजरिए से आपके कैसे कैसे मैपिंग आएगी, जब हम क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे तो हम मैपिंग सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड होगी बहुत ज्यादा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको कम से कम पहले ये पता चल जाना चाहिए कि अधिक जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व और निम्न या विरल जनसंख्या घनत्व वाले जो पूरे विश्व के अंदर क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। इससे आपको आगे जब हम मैपिंग कराएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें आगे तो इसमें 2 शब्द आते हैं, एक उद्गम स्थान और एक गंतव्य स्थान। तो उद्गम स्थान वह स्थान होता है जहां से लोग प्रवास करते हैं, जिस क्षेत्र से लोग प्रवास कर जाते हैं तो उस क्षेत्र को कहते हैं उद्गम क्षेत्र। और गंतव्य क्षेत्र का मतलब है जिस स्थान पर लोग प्रवास करके जाते हैं, जिस स्थान पे लोग प्रवास करके जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को हम गंतव्य क्षेत्र कहते हैं। तो क्या क्लियर है दोस्तों ये बात। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर की, तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर आपको समझना होगा। कैसे, जरा समझिए कि सबसे पहले तो आपको ऊपर लिख लेना है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी कि एक वर्ष के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है ये आपको देखना है। इसके साथ साथ नीचे आपको देखना है उस वर्ष के मध्य के अनुपातिक जनसंख्या कितनी थी, उस कुल जनसंख्या को आपने यहाँ रख लेना है और मरे हुए की संख्या को आपको यहाँ रख लेना है और आपको उसको गुणा कर देना है 1000 से। किससे गुणा कर देना है, 1000 से। इसको हम कहते हैं मृत्यु दर। इसके साथ साथ अशोधित जन्म दर की अगर बात करें तो वहां पर आप ऊपर रख लेंगे एक वर्ष में मरने वालों की संख्या और उसी वर्ष के मध्य के अंदर जो जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का अनुपात है
उसको नीचे लिखेंगे डिवाइड करके और इनटू में आप लिख देंगे 1000, तो आपका क्या निकल आएगा? अशोधित जन्म दर। तो दोस्तों अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर क्लियर हुआ क्या? इसके बाद अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि आपको समझना है, जनसंख्या वृद्धि दर आपको समझना है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि और जनसंख्या में धनात्मक या ऋणात्मक जो वृद्धि होती है उसका अर्थ क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों जनसंख्या वृद्धि समझते हैं। तो किसी वर्ष विशेष में निश्चित क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, धनात्मक परिवर्तन होता है, उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, एक साल के अंदर किसी विशेष स्थान पर जब जितना जनसंख्या के अंदर धनात्मक परिवर्तन होता है, ऋणात्मक नहीं धनात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर, तो जब किसी क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित समय अवधि के अंदर जनसंख्या में जितनी वृद्धि होती है उसके अनुपात को या प्रतिशत वृद्धि को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है दोस्तों? तो एक वर्ष के अंदर किसी निश्चित स्थान में जितने लोगों की जन्म हुआ है और जितने लोगों की मृत्यु हुई है, यानी कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर हमारा वास्तविक क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि निकलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्या इसमें एक चीज प्लस और हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारा? आप्रवास और उत्प्रवास, यानी कि आप्रवास में से उत्प्रवास को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपको ये समझ में आएगा कि जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि है और जनसंख्या की जो ऋणात्मक वृद्धि है वो क्या है। तो जरा समझिए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का मतलब है जब उसमें हमारा जब जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर कम होगा, उसको हम धनात्मक वृद्धि कहेंगे। दूसरी तरफ जब जनसंख्या में जन्म दर हमारा कम होगा और मृत्यु दर अधिक होगा, तो उसको हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं जनसंख्या की। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपको पूरे मैपिंग को बताया कि किस प्रकार से हम जनसंख्या घनत्व को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूरे विश्व को प्रमुख 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। इसके साथ साथ मैंने आपको उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान का मतलब बताया, अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर आपको समझाया। इसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं, और जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि क्या होता है। तो क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हैं? अगर आपको सारी की सारी बातें क्लियर हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो यार, ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंचे और हमको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, है ना, थोड़ी एनर्जी और डेवलप होती है। और अगर हमारा चैनल प्रमोट होगा तो जाहिर सी बात है हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे और जो कमियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।